काली बहू बनी अमीर ससुराल की मालकिन। राशि प्लीज प्लीज हाथ छोड़ देंगे ये लोग, मैं गिर जाऊंगा। मयंक, ये शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। क्या तुमने रहम किया था? सोचो, आज अगर ये हाथ छूट गया तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। बोलो, छोड़ दूं हाथ? बेटा राशि, उसे छोड़ दे, वो तेरा पति है। पति? नहीं सासू माँ, ये तो वो सांप है जिसे आपने दूध पिलाया था। रामू भैया, रानी दीदी, वापस ले लो इसे ऊपर। रामू और रानी छत की रेलिंग के नीचे लटके हुए मयंक को ऊपर लेते हैं। तपती दोपहर में छत पर एक बड़ा सन अम्ब्रेला लगा है। राशि रेशमी लिबास और काला चश्मा पहनकर महारानी की तरह लेटी है। मयंक, ये पंखा थोड़ा और तेज। अगर मुझे एक बूंद भी पसीना आ गया तो याद रखना आज तुम्हारी खैर नहीं होगी। राशि बस अभी कर रहा हूँ। बेअकल, बेवकूफ, नारियल पानी में स्ट्रॉ कहाँ है? जा जाकर अभी लेकर आओ, निकम्मी कहेंगी। भाभी, अभी लाती हूँ। सासू माँ रुकिए, जरा इधर देखिए। उस कोने में धूल रह गई है। लगता है उम्र का असर अब आपकी नजर और काम दोनों पर दिखने लगा है। बेटा राशि, सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ी दया कर हम पर। मानसी राशि के पैर दबा रही थी। राशि उसे लात मारकर धक्का देकर हटाती है। चल हट, हाथों में मेहंदी है क्या? जा जाकर नीचे बर्तन साफ कर। और क्या कह रही हैं सासू माँ आप? दया? वाह सासू माँ, ये दया शब्द आपकी डिक्शनरी में कब से आ गया? काश आपको पहले दया आई होती तो आज आपकी ये हालत ना होती। बहू, कम से कम थोड़ी तमीज तो रख। अपना से कोई ऐसे बात करता है क्या? तमीज? अब आप मुझे सिखाएंगे? ये तमाशा तो आप लोगों ने शुरू किया था, मैं तो बस उसे इसके क्लाइमैक्स तक लेकर जा रही हूँ। अगर मैंने मुंह खोला तो तिहाड़ जेल में धूल फांकते नजर आएंगे आप सब। मयंक, मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे रूम का एसी ऑन करके आओ जल्दी। और विनोद और प्रमोद भैया, जब तक ये रेलिंग साफ नहीं हो जाती आप दोनों पानी की एक घूंट नहीं पिएंगे, आया समझ? हाँ हाँ ठीक है राशि, जैसा आप कहें। रायजादा विला की छत पर आज एक माहौल देखने को मिल रहा था। एक काली बहू अमीर ससुराल की मालकिन बनी बैठी थी और शतरंज के प्यादों की तरह पूरे परिवार को नचा रही थी। लेकिन क्यों? आखिर राशि अपने ही ससुराल वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो इतनी क्रूर थी या हालातों और वक्त ने कोई सितम किया था? और वो अपने ससुर को तिहाड़ जेल की धमकी क्यों दे रही थी? ये जानने के लिए कहानी में कुछ महीने पहले चलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। घर में गैस चूल्हा होने के बावजूद गायत्री ने जिद करके छत पर कोयले का चूल्हा जलवाया है। राशि पसीने से लथपथ रोटियां बना रही है। अरे ओ काली कलूटी कलबूही, रोटियां अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? और हाथ तेज चला, यहाँ कोई तेरे बाप का राज नहीं चल रहा। माँ, अंदर रसोई में बना लेती तो जल्दी हो जाता, यहाँ धूप बहुत तेज है, चक्कर आ रहे हैं। जुबान लड़ाती है। सासू माँ ने कहा है बाहर बनेगी तो बाहर ही बनेगी। दीदी, इसे जरा धक्का तो दो, ये कोयले की आंच इसके चेहरे को और भी चमका देगी। मानसी राशि को चूल्हे की तरफ धक्का देती है। राशि का हाथ गर्म तवे पर छू जाता है। मेरा हाथ जल गया। मयंक, मयंक बचाओ। खबरदार, जो अपनी काली जुबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। राशि जलते हुए हाथ को पकड़कर रोटियां लेकर नीचे आती है। सब मेज पर शाही पनीर और मलाई कोफ्ता खा रहे हैं। मयंक देखिए, मेरा हाथ जल गया, बहुत जलन हो रही है। जला है तो मर नहीं गई? ओए कलूटी कुलक्षणी, जा और जमीन पर अपनी जगह बैठ। राशि टूटी हुई पीतल की थाली लेकर नीचे बैठती है। मयंक अपनी थाली से एक आधी खाई हुई सूखी रोटी पानी के गिलास में डुबोकर राशि के मुंह पर फेंकते हुए, ये ले काली कलूटी, तुझे इससे अच्छा खाना शोभा नहीं देता? तो हमारे घर के कुत्ते टाइगर से भी गई गुजरी है। बिल्कुल सही कहा भाई, कल से इसे कुत्ते की प्लेट में ही खाना देना, इसी की बर्तन मांजने की मेहनत कम होगी। अभी राशि ने एक निवाला लिया ही था कि घर की बैल बजती है। पड़ोस की सुनीता, विनीता और काजल अंदर आती हैं। गायत्री तुरंत राशि को घसीटकर खड़ा करती है। खड़ी हो जा कल मुही, मेहमान आए हैं और तू यहाँ जमीन पर बैठकर अपनी मनुष्यत फैला रही है। जा जाकर सबके सैंडल साफ कर और चाय बना। अरे गायत्री, ये कौन सी नई नौकरानी रखी है? बड़ी सांवली है, कहीं रात को देख लूं तो डर ही जाऊं। अरे नौकरानी नहीं, इनकी छोटी बहू है। अरे विनीता, राम राम राम, याद भी मत दिलाओ उस धोखेबाज चोर की। इस घर में पहले से ये काली कलूटी बहू मनहूसियत है, उसका नाम लेकर क्यों और बढ़ा रही है। आ बैठ। सही कह रही हो गायत्री, तुम्हारी तो फूटी किस्मत थी जो ऐसी बहू इस घर में आ गई। अरे इसकी तो परछाई भी हमारे कोयले जैसी काली है।
तभी तो इसे घर के कोने में पटक के रखती हूँ। ओए राशि, मेहमानों के सैंडल साफ हो गए? जा अब जाकर चाय बनाओ, और सुन, जरा भी चीनी कम हुई ना तो वो चाय तेरे चेहरे पर ही फेंक दूंगी। राशि कांपते हाथों से रसोई में जाती है और चाय लेकर बाहर आती है। तभी मयंक वहां अपनी गर्लफ्रेंड मंदिरा का हाथ पकड़ कर आता है। मयंक, ये कौन है? तुम्हारे घर की डस्टबिन? अरे डस्टबिन ही समझो मंदिरा, यह बस एक मनुष्य साया है। सभी राशि का खूब मजाक बनाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद राशि हिम्मत जुटाकर अपने कमरे की तरफ जाती है, जहां मयंक और मंदिरा पहले से बैठे हैं। मयंक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मयंक गुस्से में आकर राशि के बाल पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर घसीटता है। पत्नी? अरे मेरी पत्नी बनने की औकात नहीं है तेरी। मंदिरा मेरी पसंद है और तू सिर्फ एक बोझ। निकल यहाँ से। मयंक, बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। कम से कम मुझे फर्श पर सो जाने दीजिए। चल हट। मयंक का मूड खराब मत कर। जा जाकर कबाड़ खाने में सो, वहीं तेरी जगह है। मयंक राशि को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाता है और उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। चारों तरफ धूल, जाले और चूहों की आवाजें सुनकर राशि डर के मारे कोने में दुबक जाती है और अपने पल्लू से एक तस्वीर निकालकर उसे देखकर रोने लगती है। तभी गायत्री वहां आ धमकती है। क्या है ये? उस चोर की फोटो इसे सीने से लगा कर बैठी है। माँ प्लीज, बस यही एक याद बची है मेरे पास, मुझे दे दीजिए। गायत्री तस्वीर को जमीन पर फेंककर उसे अपने पैरों से कुचल देती है। इस चोर की यादों को भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी तो तू यहाँ और घुट घुट कर मरेगी। स्टोर रूम की उस काली रात के बाद अगली सुबह 4 बजे है। राशि पसीने से तरबतर होकर भारी पतीलों को मांज रही है। अरे ओ काली कलूटी, ये पतीले अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? क्या रात भर स्टोर रूम में चूहों के साथ इश्क लड़ा रही थी? दीदी रात भर सोई नहीं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। कामिनी अचानक से खौलती हुई गरम कलछी राशि के नंगे हाथ पर जोर से सटा देती है। माँ जल गई, दीदी छोड़ दीजिए। चिल्ला मत। करोड़ों रुपए हजम करके डकार भी नहीं लेते और चिल्लाते ऐसे हैं जैसे कौन सा पहाड़ गिर गया। अगर अब आवाज बाहर गई तो अगली बार एक कलछी तेरे चेहरे पर होगी। सही कहा दीदी, पहले तो समाज में हमारी गर्दन शर्म से झुका दी और ये यहाँ आराम चाहती है। चल खड़ी और चाय बना। तेज गर्मी और रसोई की आग के बीच राशि चाय बना रही है। गायत्री वहां आती है और चाय का घूंट पीते ही प्याला पटक देती है। ये चाय है या उबला हुआ पानी? चीनी डालना भूल गई या उसे भी हजम कर गई? माँ वो गलती से। अच्छा, जुबान लड़ाती है। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते? करम जली कलमुही निकम्मी। गायत्री राशि का हाथ पकड़कर उसे गर्म चाय से लबालब भरे कप के अंदर जोर से घुसा देती है। माँ हाथ जल रहा है, छोड़ दीजिए, मर जाऊंगी मैं। रो मत, ये मगरमच्छ के आंसू उसके लिए बचा के रख, काम आएंगे। रसोई से आवाज सुनकर मयंक, सुरेश, विनोद और प्रमोद वहां आ जाते हैं। अरे गायत्री, सुबह सुबह किस बात का हल्ला गुल्ला मचा है रसोई में? क्या हुआ माँ? इस कलूटी ने फिर कुछ किया है क्या? हाँ, महारानी को चाय बनानी भी नहीं आती, कहती है मुझ पर तरस खाओ। तरस? चल मैं खाता हूँ तेरे ऊपर तरस। प्रमोद भैया, टाइगर और ब्रूनो खाना खा चुके ना? हाँ भाई, कभी के। भैया, क्या आप वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बहन, बस देखती जा। और तू उल्टा चल मेरे साथ, आज तुझे तरस ही खिलाऊंगा, निकम्मी कहीं की। मयंक बाल पकड़कर घसीटता हुआ राशि को बाहर दलान तक लाता है, जहां घर के 2 पालतू कुत्ते टाइगर और ब्रूनो अपनी महंगी प्लेटों में खाना खा रहे हैं। कलूटी, तुझे तरस चाहिए था ना? तेरी औकात से बढ़कर देती हूँ तरस। अरे ये तो इन कुत्तों से भी बदतर है। कम से कम वफादार तो हैं, गद्दार तो नहीं है। तभी कामिनी कुत्ते की प्लेट में बचा हुआ झूठा खाना डालकर राशि के आगे पटक देती है। ले, आज से तू इसी प्लेट में खाएगी और याद रखना, अगर एक दाना भी बाहर गिरा तो तुझे भूखा सुलाया जाएगा। सही कहा भाभी, इस काली कलूटी के लिए टाइगर की प्लेट ही सबसे सही है। कामिनी और मानसी जबरदस्ती राशि के मुंह में टाइगर और ब्रूनो का खाना ठूंसती है। राशि के दिन ससुराल में ऐसे ही गुजर रहे थे। हाथ कांपते हैं तेरे, रुक अभी इलाज करता हूँ। मयंक रसोई में गरम सड़सी लेकर आता है और राशि के उस हाथ को जला देता है। मयंक छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। ये कल की मरती आज मर, यही तो हम चाहते हैं। आखिरी कांटा है तू हमारे रास्ते का। शाम को सुरेश के कुछ रईस दोस्त घर आए थे और ड्राइंग रूम में संगीत चल रहा है। सुरेश के दोस्त रमेश और विवेक शराब पी रहे हैं। अरे रमेश भाई, इसे देखो, ये हमारे घर की खास रौनक है।
लोग घरों में मोर पालते हैं, हमने ये काली कोयल पाल रखी है। ओए राशि, मेहमानों का मनोरंजन नहीं करेगी? जरा नाच के तो देखा। अरे सुरेश, अगर ये कलूटी नाचेगी तो फर्श भी काला हो जाएगा। अरे बस टुकड़ों पर पल रही है हमारी। चल बे राशि, शुरू हो जा। राशि कांपते पैरों से नाच रही थी और घर के मर्द उस पर नोट फेंक कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद रात को मयंक कमरे में मंदिरा के साथ शराब पी रहा है। राशि कमरे में आती है। मयंक, बहुत रात हो गई है, अब बस कीजिए। नशे में धुत शराब का भरा हुआ गिलास राशि के मुंह पर फेंक देता है। तुझे कितनी बार कहा है मेरे सामने मेरे कमरे में मत आया कर। मंदिरा को देख और अपनी शक्ल देख, मुझे तुझे देखकर उल्टी आती है। मयंक, इसे भगाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब हो रहा है। मयंक धक्का मारकर राशि को कमरे से बाहर फेंक देता है। अचानक उसे चक्कर आता है और अरे ओ नाटकबाज, खड़ी हो। ये बेहोश होने का ढंग किसी और को दिखाना। माँ, बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। मरने नहीं दूंगी तुझे इतनी जल्दी, अभी तो बहुत हिसाब बाकी है। रुक, तुझे दवाई देती हूँ। गायत्री स्टोर रूम के पुराने बक्से से एक दवा राशि के मुंह में ठूस देती है। ले, इसे निगल ले और आधे घंटे में उठकर झाड़ू पकड़ लेना। दवा खाने के कुछ देर बाद राशि की हालत बिगड़ गई। उसके पेट में असहनीय मरोड़ उठने लगे। रश्मि हिम्मत करके रेंगते हुए मयंक के कमरे के पास जाती है। मयंक, बचा लो, मर जाऊंगी। मयंक, परेशान मत कर राशि, तुझे दवा दे दी है ना माँ ने, अब जाकर सो जा। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तब घर के पुराने नौकर रामू और नौकरानी रानी का दिल पसीज गया। छोटी बहू, आपकी तो हालत बहुत खराब है। सुरेश साहब, मैम साहब, प्लीज गाड़ी की चाबी दे दीजिए, बहू को अस्पताल ले जाना होगा। कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसे यहीं पड़े रहने दो, मरेगी तो मर जाएगी। रामू भैया, रुको मत, रिक्शा बुला लो, ये लोग इसे मार डालेंगे। रामू और रानी एक ऑटो रिक्शा में राशि को लेकर सरकारी अस्पताल भागते हैं। इसे कौन सी दवा दी है? ये लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, बहुत खून बह चुका है, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। होश आने पर जब राशि को पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया तो रामू भैया, उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, उन्होंने जानबूझकर मुझे वो दवा दी। बहू, वो लोग इंसान नहीं है। 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर राशि रायजादा विला पहुंचती है और घर के स्टडी रूम से उसने हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। देखा गायत्री, इसे कहते हैं असली सफाई। एक कांटा तो हमने बहुत पहले जेल भेजकर निकाल दिया था और अब ये दूसरा कांटा। ये कांटा भी अब खत्म ही समझो। सही कहा, मुझे तो नहीं लगता वो कल मुही अब जिंदा वापस आएगी। मैंने देखा था जब नौकर उसे ले जा रहे थे, फर्श खून से सन गया था। अच्छा हुआ बला टली। पापा, बस वो पेन ड्राइव और फाइल का डर है। अरे बेवकूफ, वो पेन ड्राइव इसी स्टडी रूम में उस 402 नंबर वाली किताब के पेज में सुरक्षित है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। राशि यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। वो चुपचाप रेंगते हुए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। तभी मयंक कमरे में आता है। ओए, फिर आ गई तू यहाँ पे? यहाँ मत मर, कहीं और जा, आफत कहीं की। मयंक, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे नाटक बंद कर, ये ले, अब होगा दर्द। मयंक उसे तड़पता छोड़कर चला जाता है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, राशि पसीने से लथपथ हालत में उठती है। वो लड़खड़ाते हुए स्टडी रूम में पहुंचती है। मुझे वो 402 नंबर वाली किताब और पेन ड्राइव ढूंढनी है। ये लोग जरूर कुछ गहरा छुपा रहे हैं। राशि को वो पेन ड्राइव मिल जाती है। वो उसे अपने पल्लू में छिपा लेती है और साथ ही वो काली डायरी भी उठा लेती है। अगली सुबह जब गायत्री राशि को काम के लिए चिल्लाने आती है तो कमरा खाली मिलता है। अरे मयंक, देखो वो कल मुही भाग गई, डर के मारे घर छोड़कर चली गई। चलो अच्छा हुआ, बिना शोर शराबे के कूड़ा घर से बाहर निकल गया। आज आजादी का जश्न मनाओ। एक दिन बाद पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठकर खुशियां मना ही रहा होता है कि अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुलता है। राशि अंदर आती है। हरिओ, अब यहाँ क्यों मुंह काला कराने आई है? रंग तो पहले ही काला था, अब अपना चरित्र भी काला कराई। रात भर कहाँ मुंह काला किया? बोल, रात भर किसके साथ थी? शर्म नहीं आती हमारे खानदान की नाक कटाते हुए? खानदान जिसकी नींव ही धोखे और कत्ल पर टिकी हो, उसकी नाक क्या कटेगी मयंक? क्या बकवास कर रही है? उसी समय राशि का वकील वहां आता है। नमस्ते, क्या मैं मिसेस राशि रायजादा से मिल सकता हूँ? पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
आप शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर खन्ना है ना? आप इस मामूली लड़की से मिलने क्यों आए हैं? मामूली? मिस्टर रायजादा, ये लड़की अब आपकी मालकिन है। राशि ने मुझे वो सब कुछ सौंप दिया है जो आप पिछले 6 महीने से छिपा रहे थे। कैसा कैसा सबूत? क्या बकवास है ये? वो सबूत जो चीख चीख कर कह रहा है कि 6 महीने पहले आपने एक बेगुनाह को कैसे फंसाया। मिस्टर रायजादा, अगर ये सबूत और पेन ड्राइव कानून के सामने पेश कर दिए गए तो आप सबकी ताउम्र की सजा पक्की है। और याद रखिएगा, इस केस में बेल जमानत का तो सवाल ही नहीं होता। केस इतना स्ट्रांग है कि आप सबको सीधे काल कोठरी नसीब होगी। वकील की बात सुनकर सुरेश के हाथ से पसीना छूटने लगता है। पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगता है। ये सब कैसे हुआ? राशि, तुमने ये सब किया? आपको क्या लगता था कि अगर आप सबूतों को छुपा देंगे तो क्या सच्चाई भी छुप जाएगी? बेटा राशि, हम तो मजाक कर रहे थे। हमें जेल मत भिजवाओ, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब आप लोग कोर्ट में खुद गवाही देंगे और उन्हें बेकसूर साबित करेंगे जिन्हें आपने फंसाया है। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं सारे सबूत अभी इसी वक्त पुलिस को सौंप दूं तो आपको मेरी हर शर्त माननी होगी। तभी मयंक गुस्से और घमंड में राशि के करीब आता है। राशि, होश में तो है तू? हाँ, अरे तू मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी होकर तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा करेगी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मयंक हाथ उठाने की कोशिश करता है, तभी राशि अपनी पूरी ताकत लगाकर मयंक के पेट पर एक जोरदार लात मारती है। तूने मुझे लात मारी? क्यों, दर्द हुआ? जब मैं बीमार थी और तुमने मुझे लात मारी थी तब दर्द नहीं हुआ था? मैं तुम्हारी पत्नी थी मयंक, और तुम उस चुड़ैल मंदिरा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। अब याद रखना, इस घर में अब मेरी हुकूमत चलेगी, पर पहले वो अधूरा काम पूरा करो अभी। दोपहर में रायजादा विला के ड्राइंग रूम में राशि सोफे पर शाही अंदाज में बैठी है। अब काली बहू ससुराल की मालकिन बन गई थी। राशि, जैसा तुमने कहा था हमने सब कर दिया। तुम्हारे पिता को बेगुनाह साबित करवा दिया और जो भारी जुर्माना था वो भी हमने भर दिया। अब तुम्हारे पिता आजाद हैं। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो सब खत्म। अच्छा, वो तो आजाद हो गए, लेकिन आप लोगों को गुलामी से कौन बचाएगा? गुलामी? कैसी गुलामी? गुलामी कैसी? ये मैं बताती हूँ। सासू माँ, चलिए, शाबाश, किचन में जाइए और मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क चाय बनाकर लाइए। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तेरी सासू? तरीका मैं सिखाऊंगी। सबूत ये तो कह रहे हैं कि मेरे पिता बेगुनाह है, लेकिन असली गुनाहगार कौन है ये साबित करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अब जाइए और चाय बनाइए। बाकी सभी चलिए छत पर चलते हैं और चाय छत पर ले आइएगा। गायत्री डर के मारे कांपने लगती है और सिर झुकाकर रसोई की तरफ भागती है। रामू भैया, रानी दीदी, आपके मयंक भैया को झूला तो झुलाइए जरा। कैसा झूला? क्या? रामू और रानी मुस्कुराकर मयंक के दोनों हाथ पकड़कर उसे छत की रेलिंग से लटका देते हैं। तभी गायत्री चाय लेकर छत पर आती है। अरे राशि, ये क्या कर रही हो? मैं पति हूं तुम्हारा। राशि सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही है। कामिनी और मानसी नीचे फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही हैं। राशि जानबूझकर मानसी के हाथ पर अपना पैर रख देती है। राशि, मेरा हाथ, हड्डियां टूट जाएंगी। इतना ही दर्द हुआ था मानसी दीदी, मुझे भी। आपने तब तरस खाया होता तो ये दिन नहीं आता। अब हटाओ अपना एक गंदा हाथ मेरे रास्ते से। राशि मानसी को जोरदार धक्का देती है और मानसी फर्श पर गिर पड़ती है। राशि, उसने पोछा लगा तो दिया, अब क्यों मार रही हो उसे? कामिनी की तरफ मुड़ती है और उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ज़बान मत चलाओ कामिनी दीदी। ये तमाचा उस दिन के लिए है जब आपने मुझे मेहमानों के सामने काली कलूटी कहकर थप्पड़ मारा था। हिसाब बराबर हुआ। राशि, थोड़ा तो रहम करो। राशि मयंक का कॉलर पकड़कर उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा देती है। रहम? मयंक, तुमने रहम किया था जब मैं खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर हंस रहे थे। माँ, ये तो बहुत खतरनाक हो गई है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो हमने इसके साथ किया था, ये एक एक पल का हिसाब हमसे वसूल रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। मैंने कहा था कि इसे इतना मत सताओ, लेकिन तुम्हें तो इसे कालू कलूटी कहकर नीचे दिखाने में मजा आता था। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। जब आप इसे कुत्तों की प्लेट में खाना खिला रहे थे तब आपकी अकल कहाँ घास चरने गई थी? और मयंक, तू तो अपनी गर्लफ्रेंड मदिरा के साथ इसे लातों से मारता था। पूरा परिवार एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगता है। सोफे पर बैठी राशि मेज पर रखा कांच का फूलदान जोर से जमीन पर पटकती है। चुप, एकदम चुप। ये जो आप लोगों ने अपना घटिया तमाशा लगा रखा है ना, इसे अभी के अभी बंद करो। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से आपके पाप कम नहीं होंगे।
आप सब बराबर के गुनहगार हो। राशि, अब क्या करना है? हम काम करने को तैयार हैं। मयंक, खड़ा हो जाओ और वो हाथ वाला पंखा लेकर आ, और जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ तू हवा करेगा। और सासू माँ, आप अपनी इन दोनों लाडली बहुओं के साथ मिलकर जाइए और रात के खाने की तैयारी कीजिए। और पिताजी, आप जाइए और बाहर के गार्डन की घास काटिए। मयंक पंखा लेकर राशि के पीछे खड़ा हो जाता है। सुरेश बगीचे की तरफ भागते हैं और तीनों औरतें रसोई में बर्तन मांजने पहुंचती हैं। शाम के समय राशि घर के सभी नौकरों को हॉल में बुलाती है। रामू भैया, रानी दीदी, आज से आप लोग आराम करेंगे और इन नए नौकरों को काम सिखाएंगे। तनख्वाह सबको पूरी मिलेगी, पर काम ये करेंगे। पर बहू, ये लोग। रानी दीदी, ये लोग अब अपनी असली औकात सीखेंगे। जाइए, आप लोग जूस पीजिए और देखिए तमाशा। राशि मेज पर घर की सभी गाड़ियों की चाबियां और बटुए रख लेती है। ससुर, बहुत दिनों से आप रईसों की गाड़ी में घूमे, अब जरा सेहत बनाइए। ये लीजिए थैला और पैदल जाइए बाजार, ताजी सब्जियां लेकर आइए। और याद रहे, बहू, बहुत तेज धूप है और मेरे पैर आपके हैं या पत्थर के। जाइए, और आज से किसी को भी घर का कोई कमरा, यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। बाहर नौकरों वाले कमरे इस्तेमाल करो। राशि, कम से कम रात को तो एसी में सोने दे, बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? जब मुझे स्टोर रूम के चूहों और मच्छरों के साथ बंद किया था तब ये चिंता नहीं हुई थी। राशि की बात सुनकर सभी कामों में लग जाते हैं। शाम को गायत्री पसीने में लथपथ होकर रसोई से खाना बनाकर लाई है। मेज पर राशि के लिए शाही खाना लगा है। खाना बन गया है, अब तो हमें खाने दो। राशि उठती है और दाल के पतीले में एक जग पानी उड़ेल देती है। फिर रोटियां उठाकर पानी के कटोरे में भिगोती है और उन्हें जमीन पर एक टूटी हुई प्लेट में पटक देती है। ये लीजिए, आप सबका खाना तैयार है, खाइए। ये क्या है राशि? ये तो कुत्तों से भी बदतर खाना है। क्या हम ये खाना खाएंगे? कदर? मयंक, इंसान की कदर उसके कर्मों से होती है। तुम्हारी कदर ही इस लायक है। अभी तो तुम सिर्फ भूखे हो, अभी तो मौत की दुआ मांगोगे। अगले दिन सुबह ड्राइंग रूम में सन्नाटा है। किंजल पोछा लगा रही है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। राशि अचानक किंजल के पास पहुंचती है और उसके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है। राशि, तूने मुझ पर हाथ उठाया। राशि नहीं, भाभी बोल। ये तमाचा उस दिन के लिए है जब तूने मेहमानों के सामने मुझे काली कलूटी कहकर थप्पड़ मारा था। राशि, ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहन पर हाथ उठा रही है तू। राशि झटके से मुड़ती है और मयंक को भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जब तुम मुझे बालों से घसीटकर स्टोर रूम में फेंकते थे तब वो तमीज थी? तभी गायत्री रसोई से बाहर आती है। बहू, कम से कम अपने पति पर तो हाथ मत उठा। सासू माँ, आप बड़ी हैं इसीलिए मैं आप पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं। देखिए, फर्श पर अभी भी 2 दाग हैं। आप और ससुर बाल्टी उठाइए और पूरा आंगन फिर से धोइए। और हाँ, काम खत्म होने तक कोई पानी नहीं पिएगा। पर बहू, मेरी पीठ में दर्द है। ससुर, जब मैं भूख में तप रही थी और आपने मुझसे चूल्हे पर रोटियां बनवाई थी तब दर्द याद नहीं आया था? बाल्टी उठाइए और काम पर लग जाइए। कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं। पूरा ड्राइंग रूम अच्छे से साफ और सजा हुआ होना चाहिए। अगले दिन राशि ने अपने कॉलेज की सहेलियों टीना, शैली और ऐश्वर्या को लंच पर बुलाया है। अरे राशि, क्या देख रही हूँ मैं? तुम्हारी सास और जेठानी हमारे लिए खाना परोस रही हैं। हाँ टीना, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सासू माँ, ये सूप थोड़ा ठंडा है, दोबारा गर्म करके लाइए। और कामिनी दीदी, हमारे सैंडल गंदे हो गए, जरा इन्हें पॉलिश कर दीजिए। वाह राशि, जब तुम्हें काली कलूटी कहते थे आज वो तुम्हारे जूतों की धूल साफ कर रहे। स्ट्रेंज। बेटा, मेहमानों के सामने तो बख्श दे। सासू माँ, अपने मेहमानों के सामने ही मेरी इज्जत नीलाम की थी, आज ये आपकी सजा है। राशि अपने पूरे रायजादा खानदान को नचाया हुआ था। उसी शाम राशि ने शहर के सबसे दूर वाले मशहूर होटल से खाना मंगवाया है। मयंक थका हारा खाना लेकर पहुंचता है। मयंक, इसमें प्याज लहसुन की महक आ रही है, तुम्हें पता नहीं है? मैं आज प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी। जाओ, इसे वापस करके और दूसरा लेकर आओ। राशि, वो होटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं पैदल दोबारा नहीं जा पाऊंगा। पैदल नहीं जाओगे तो भूखे मरोगे। जाओ, अभी के अभी निकलो और बिना प्याज लहसुन वाला खाना लेकर ही घर में कदम रखना। मयंक दोबारा से जाकर राशि के लिए खाना लेकर आता है और पस्त होकर जमीन पर ही ढेर हो जाता है। अगले दिन शाम के समय शहर के सबसे पॉश पार्क में राशि एक बेंच पर महारानी की तरह बैठी है। अरे भाई सुरेश, ये आप क्या कर रहे हैं? और मयंक, तुम पंखा झल रहे हो? क्या करे भाई, अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं।
अरे विवेक अंकल, देखिए ये है असली पारिवारिक प्रेम। सासू माँ जरा पानी लाइए, गला सूख रहा है मेरा। घर लौटकर सब बेहाल है। मयंक गुस्से में चिल्लाता है, ये सब कब तक चलेगा राशि? हमने मान लिया हमने गलत किया, पर ये टॉर्चर कब खत्म होगा? टॉर्चर? मयंक, क्या तुम जानते हो असली टॉर्चर क्या होता है? जाओ सभी लोग जाकर आज घर के बाहर आंगन में सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। रात का समय है। पूरा परिवार बाहर बरामदे में जमीन पर सो रहे हैं। राशि अपने आलीशान कमरे में अकेली है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो किसी से फोन पर बात कर रही है। बस बेटा बस कर, इतना प्रतिशोध भी अच्छा नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती? कैसे भूल जाऊं पापा, इन लोगों ने आपको झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया और मेरा बच्चा, मैंने अपना होने वाला बच्चा इन लोगों की क्रूरता की वजह से खो दिया। बेटा आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? जब तक ये लोग घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर आपसे और मुझसे माफी नहीं मांगते, इनके मन में कोई पछतावा नहीं है। अगली सुबह काम के बोझ और तनाव की वजह से गायत्री की तबीयत बिगड़ जाती है। वो आंगन में बैठकर लगातार उल्टियां कर रही है। राशि बेटा देखो, गायत्री की हालत बहुत खराब है। मयंक जल्दी गाड़ी निकालो। राशि, माँ की जान खतरे में है, प्लीज गाड़ी की चाबी दो और थोड़े पैसे दे दो, हमें उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना होगा। गाड़ी की चाबी, पैसे? मयंक, तुम ही तो कहते थे कि काली कलूटी की परछाई भी मनहूस होती है, तो मेरी चीजें तुम्हारी माँ को कैसे बचा सकती हैं? बेटा वो मर जाएगी, थोड़ा तो रहम कर, वो तेरी सास है। रहम? ससुर, रहम शब्द आपके मुंह से? काश उस रात आपने भी थोड़ा रहम दिखाया होता। ले जाइए इन्हें, जैसे ले जाना है, पैदल या कंधे पर, यह आपकी मर्जी है। बेबसी में मयंक और सुरेश गायत्री को एक पुराने ठेले पर लिटाते हैं और भरी दोपहरी में अस्पताल की ओर निकलते हैं। राशि बालकनी से ये सब देख रही है। उसी शाम घर में एक सफेद कुर्ते में प्रभाकर और राजेश्वरी अंदर कदम रखते हैं। बस कर बेटा राशि, अब बहुत हो गया। पापा, दादी, आप यहाँ? नहीं पापा, अभी बहुत नहीं हुआ, अभी तो इनके अहंकार की चिता जलना बाकी है। नहीं बेटा, अब बस कर। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया है। आज सुबह जब तूने इन्हें मंदिर में नंगे पैर चक्कर काटने के लिए भेजा था, तब मैं भी वहीं था। मंदिर की पथरीली सीढ़ियों पर मयंक, सुरेश और गायत्री नंगे पैर, खून से सने पैरों के साथ प्रभाकर के पैरों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रभाकर भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमने आपको जेल भिजवाया, आपकी बेटी पर जुल्म किए, हमें अपनी करने की सजा मिल रही है। अपनी बेटी से कहिए कि हमें माफ कर दे, हम सुधरना चाहते हैं। मयंक और गायत्री नाक रगड़कर प्रभाकर के पैरों की धूल अपने सिर पर लगाते हैं। माफी? पापा, इनको माफ कर देने से क्या मेरा वो मासूम बच्चा वापस आ जाएगा? बच्चा? अरे कौन सा बच्चा राशि, तुम क्या कह रही हो? वही बच्चा मयंक, जो उस रात मेरी कोख में मर गया था। तुम्हारी माँ ने मुझे जहरीली एक्सपायरी दवा पिलाई और तुमने मेरे पेट पर लात मारी थी। मैं ये सुनते ही मयंक के हाथों से पंखा छूटकर गिर जाता है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला। हे भगवान, मैंने अपने ही कुल की बेल काट दी, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। किंजल, मानसी और कामिनी भी कोने में खड़ी होकर रो रही हैं। प्रभाकर आगे बढ़कर राशि के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, सजा देने से कोई वापस नहीं आता, अब इन्हें माफ कर दे और इस नफरत की आग को बुझा दे। सही कह रही है मेरी बच्ची। प्रभाकर, तू भूल गया वो दिन जब ये लोग हमारे घर मीठी चूरी बनकर आए थे? प्रभाकर भाई, हमें आपकी बेटी का रंग नहीं, उसके संस्कार चाहिए। हमारी रईसी के आगे बस आपकी सादगी मिल जाए तो हमारा घर धन्य हो जाएगा। उस वक्त हमें लगा था कि कितने बड़े लोग हैं, लेकिन असल में ये भेड़ की खाल में भेड़िए थे। इनका मकसद शादी करना नहीं, बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसकी अरबों की जायदाद पर कब्जा करना था। याद कर, कुछ दिन बाद। राशि, अगर तूने अपने पिता से इन पेपर्स पर साइन नहीं करवाई, तुझे हम छोड़ देंगे। मासूम राशि अपने पिता के पास पेपर लेकर जाती है। बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं साइन कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हुई, इन लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। प्रभाकर की दवाइयों की फैक्ट्री में इन्होंने खुद नकली और एक्सपायरी दवाइयां रखवाई और पुलिस को फोन कर दिया। अब जा जेल की हवा खा बुड्ढे। अब ये फैक्ट्री भी हमारी और ये काली कलूटी बेटी अब हमारे घर की नौकरानी बनकर रहेगी। मैं गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पापा, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपनी लालच में सब खो दिया। पर बेटी, तुझे ये सब पता कैसे चला? हम तो बर्बाद हो चुके थे।
पापा, जिस रात मैं दर्द से तड़प रही थी तभी मैंने स्टडी रूम से ससुर और मयंक की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, मजा आ गया, प्रभाकर की फैक्ट्री में नकली दवाइयां रखवा कर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब सारी प्रॉपर्टी हमारी है। पापा दादी, मैं इन्हें माफ तो कर दूंगी, पर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। ये प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी सब हमारे नाम होगी। अब मैं अपने पापा और दादी के साथ अपने घर वापस जा रही हूँ। नहीं राशि, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिता देंगे। हमें एक मौका दो। राशि अपना बैग उठाकर घर से निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राशि का परिवार बार बार राशि से माफी मांगता है, लेकिन राशि उन्हें माफ करने से मना कर देती है। एक दिन प्रभाकर के घर के बाहर भारी बारिश हो रही है। पूरा रायजादा परिवार हाथ जोड़कर सड़क पर खड़े हैं। राशि, हमें माफ कर दो। हमें ये दौलत नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। हम सच में बदल गए हैं। बेटी, अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। कार्मिक हिसाब बराबर हुआ, इन्हें माफ कर दे। बेटी, अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। कार्मिक हिसाब बराबर हुआ, इन्हें माफ कर दे। राशि बाहर आती है और मयंक का हाथ पकड़कर उसे उठाती है। सबकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन याद रखना अब इस घर में हुक्म सिर्फ इंसाफ का चलेगा। वाह, आज तो सच में चमत्कार हो गया। यही काली कलूटी आज इस अमीर ससुराल की असली मालकिन बनकर राज करेगी। मयंक और राशि की दोबारा धूमधाम से शादी होती है और घर में खुशियां लौट आती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, काली कलूटी बहू ने अमीर ससुराल की मालकिन बनकर जिस तरह अपने पिता का बदला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।